हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो एबीवीएमयू सेट का एग्जामिनेशन प्रिपरेशन अलर्ट आ गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि आखिरी के 4 दिन में आपको एबीवीएमयू सेट की कैसे प्रिपरेशन करनी है। एक एक सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके, इंग्लिश हम बताने जा रहे हैं। कैसे आपको 4 दिनों में पढ़ना है और बेस्ट परफॉर्म करके इसको क्वालिफाई करना है और गवर्नमेंट कॉलेज लाना है। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन हमने डिटेल डिस्कशन की, आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व की है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पैटर्न, क्योंकि कोई भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको उसके पैटर्न के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना चाहिए। ये नहीं कि आप रैंडमली कुछ भी प्रिपेयर करने लगे। तो एग्जामिनेशन पैटर्न में आपको पता है 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन है। इंग्लिश और जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन है और नर्सिंग एप्टीट्यूड 40 है। अब इसमें मेजर शेयर जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का है और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी 40 क्वेश्चन लाके बहुत मेजर शेयर अपना ला रहा है। इंग्लिश और जनरल नॉलेज में 20 क्वेश्चन है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। तो पहला काम है आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए सब्जेक्ट वाइज, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, आपकी डिमांड पे सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। ठीक है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी अगर आपको तैयार करना है तो मैं हमेशा से यही कहूंगा, आपके पास एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी की बायोलॉजी 11 12th की, एनसीईआरटी की केमिस्ट्री, एनसीईआरटी फिजिक्स को आपको एज अ रेफरेंस यूज करना है। जो उसमें हर चैप्टर में बीच बीच में जो ब्लॉक्स में इंपॉर्टेंट चीजें लिखी रहती उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर जो उसमें क्वेश्चन दिए थे मल्टीपल चॉइस उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आता है और नीट पे भी आया है और नीट के ही पैटर्न पे आपको ऑलमोस्ट बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन रहता है। तो एनसीईआरटी की बुक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं। अगर आपको कुछ और पढ़ना है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ना है। सबसे पहले चलते हैं फिजिक्स की तरफ। तो फिजिक्स की बात करें, आपने एनसीईआरटी की फिजिक्स बुक्स उठाई। टॉपिक्स जो आपको कवर करने हैं इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक है इंटरेक्शन फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास इसमें कूलम्स लॉ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन पे, उस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में ये क्वेश्चन आ सकता है, इसकी चांसेस हैं। बहुत डीप क्वेश्चन में नहीं कहूंगा आएगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव, लेकिन बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं। फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब सिलेंडर में फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और छोटा न्यूमेरिकल भी इस पे आ सकता है। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक से बता रहा हूँ। ओके, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, फिर वही बात है कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, कितनी जनरेट होती है, सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट, ये सब कॉन्सेप्ट आता है। एक अदर इंपॉर्टेंट चीज है एसआई यूनिट्स। आप याद कर लीजिए, सभी एसआई यूनिट्स याद कर लीजिएगा, डिफरेंट डिफरेंट की, वोल्टेज की है, रेजिस्टेंस की है। ठीक है, ऐसे आपको जितनी भी एसआई यूनिट्स आपको बुक्स में मिल रही है उन सबको अलग से लिख लीजिए या कहीं से पढ़ लीजिए उसे। एसआई यूनिट्स आप सभी की याद कर लीजिए। फिर आपका इंपॉर्टेंट फिजिक्स लॉ। अब आप कहेंगे फिजिक्स लॉ सर बहुत से, नहीं, जो इंपॉर्टेंट लॉ है जैसे न्यूटन्स लॉ है, किरचॉफ्स लॉ है, तो क्या है जो बड़े बड़े लॉस है उसमें डायरेक्ट करके सेंटेंस लिख के आ जाता है और उसी सेंटेंस पूछ जाता है ये कौन सा लॉ है, या कोई फिनोमेना आपको दे दिएगा ये फिनोमेना और बता दिए कौन से लॉ के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो ऐसे न्यूटन्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ जैसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स के लॉ के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, मैंने देखा हर नर्सिंग एग्जामिनेशन नॉर्मली आता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस सीरीज की। मतलब एक इलेक्ट्रिकल सर्किट वहां बना रहता है, वहां पूछा जा रहा है कितना करंट आएगा, या इसके रेजिस्टेंस लगाने से पैरेलल में या सीरीज में लगाने में रेजिस्टेंस पे कितना होता है, या कैपेसिटर लगा हुआ है तो कितनी कैपेसिटेंस आ रही है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत है और ये न्यूमेरिकल ही बेस ज्यादा आता है। तो याद रखिएगा जब भी इसको सॉल्व कीजिएगा छोटे छोटे इजी वाले इलेक्ट्रिकल सर्किट से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, टफ क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व करना। आप ये मत टारगेट कीजिए मुझे 200 में 200 क्वेश्चन करना है। ठीक है, अगर आप 200 में 160 कर ले रहे हैं, 170 कर ले रहे हैं तो आप क्वालिफाइड है, मेरिट है, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल रहा है। ठीक है, तो और उससे नीचे भी जा रहा है तब भी आप गवर्नमेंट कॉलेज मिलने जा रहे हैं, मतलब आप टॉपर रैंक में जाएंगे तो 160 170 मस्ट है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। थोड़ा उनका पैरेलल और सीरीज में जो कॉम्बिनेशन लगता है, क्या वैल्यू आती है, वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो इंपॉर्टेंट मशीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम कर रही है, एसी जनरेटर कैसे काम कर रहा है, स्विंग हो रही है बॉल तो कौन सा थ्योरम लग रहा है, बर्नौली थ्योरम लग रहा है। तो जो बेसिक जो आउटफ्लो होता है, मतलब जो बेसिक मशीन्स हम यूज करते हैं आज के दौर में और इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जो बेसिक फिनोमेना होते हैं जो वेरियस लॉज को डिफाइन कर रहे होते हैं, तो मोटर हो, एसी जनरेटर, ऐसे क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ सकते हैं, कोई न्यूमेरिकल इसमें नहीं आएगा, मैं कह रहा हूं डायरेक्ट। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट आप इसके तैयार कीजिए। फिर आपका कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर मटेरियल, कंडक्टिविटी में क्वेश्चन आ जाता है, ये भी डायरेक्ट आता है कि मतलब कौन सा कंडक्टर मटेरियल यूज हुआ है, या कंडक्टिविटी कैसे होगी, बढ़ेगी किसी चीज से, बढ़ेगी, डोपिंग होती है तो बढ़ेगी घटेगी, या कोई चीज मिलाने से बढ़ती है घटती है, ऐसे क्वेश्चन आने की भी चांसेस रहती हैं।
फिर आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये भी डायरेक्ट आएगा, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मॉडल, जैसे रदरफोर्ड बोर का मॉडल है, तो उसने इलेक्ट्रॉन दिया, कॉन्सेप्ट दिया कि क्वांटम थ्योरी क्या है, तो मतलब और बेसिक ये सब लॉज में आता है, तो बेसिक क्वेश्चन इसके आने हैं। मैं नहीं कहूंगा इसका न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होना चाहिए। ओके, एक इंपॉर्टेंट है रे फिनोमेना, फिर आपका जैसे रिफ्लेक्शन फिनोमेना होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो ये फिनोमेना भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, लेंस के क्वेश्चन आ सकते हैं कि रेस पड़ रही है, लेकिन ये न्यूमेरिकल आएगा और टफ हो जाएगा। मैं यही कहूंगा यहाँ पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपको बहुत डीप नहीं जाना है, आप फिजिक्स में डीप मत जाइएगा, बेसिक पढ़िएगा। कुछ न्यूमेरिकल आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर 4-5 न्यूमेरिकल आ रहे हैं, टफ आ रहे हैं, नहीं सॉल्व कर पाए, उसको छोड़ दिए, उसके चक्कर में अपना टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है, आपको डायरेक्ट स्टडी पढ़नी है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इंपॉर्टेंट लॉस पढ़ने, ठीक है। एक और बात मैंने यहाँ लिखी, वेवलेंस, वेवलेंस याद कर लीजिएगा, वेवजॉर की क्या रेंज होती है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट की क्या होती है, गामा की क्या होती है, एक्सरे की क्या होती है, अक्सर करके इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जो सीधे वेवलेंथ की रेंज पूछ लेते हैं, हाई एनर्जी रेडिएशन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन, तो फिजिक्स के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, फिजिक्स की ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री में आपको देखिए क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आते हैं मोल फ्रैक्शंस कैलकुलेट करने को आ जाते हैं, ठीक है, साथ साथ मैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म कॉन्सेप्ट बहुत आता है, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है कि नहीं है, इसमें पैरामैग्नेटिज्म बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, तो जो रिएक्शंस होते हैं वहां पे गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, एंट्रोपी क्या है, एंथैल्पी, इस पे आपका कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, मैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने को आ सकता है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस की बात करें तो इस पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, इजी आएंगे, कोई भी टफ न्यूमेरिकल नहीं आएगा। अगर मैं कहता हूं कि 200 क्वेश्चन में मैक्सिमम 5 ऐसे न्यूमेरिकल होंगे जो बहुत टफ हो सकते हैं, इससे ज्यादा कोई टफ नहीं आएगा, और 5 क्वेश्चन यहाँ मैटर नहीं करते जब यहाँ आप 200 क्वेश्चन से फाइट कर रहे हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल आप याद कर लीजिएगा, पीरियोडिक टेबल पढ़ लीजिएगा, कौन सा किस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, आपको याद होना चाहिए किस ब्लॉक का मेडिकल होता है, और उस पीरियोडिक टेबल में उस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं या जो चीजें प्रेजेंट है उसमें उनकी क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे एफ ब्लॉक की क्या होती है, डी की क्या होती है, उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट अपने पास रखिए जरूर, और एक ये आपके पास एक ओवरव्यू होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में एक्चुअली चल क्या रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन से प्रोडक्ट, अब इसमें क्या है, जैसे हेबर्स प्रोसेस है, जो इंपॉर्टेंट एल्डोल कंडेंसेशन, ये ऐसे जो इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन तो आप बहुत पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन, इनऑर्गेनिक रिएक्शन, लेकिन जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक में भी जो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, और ऑर्गेनिक में भी जिसमें अच्छे बहुत यूजफुल इंडस्ट्रियल लेवल प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो हो सकता है कि सीधे पूछा जाए कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनता है, या ये कंपाउंड जब बनता है, या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है किस रिएक्शन थ्रू बनता है, या थोड़ा सा रिएक्शन बारे पूछ ले, तो इंपॉर्टेंट जो बहुत ही ज्यादा पूछने वाले इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। एसिड्स और बेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि एसिड्स ये एसिडिक है कि बेसिक है, इसको ऐड होने से एसिडिक होगा, बेसिक होगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल इसमें भी नहीं आना है। फिर आपका आईयूपीएसी नेमिंग, ये एक और इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा है कि बीएससी नर्सिंग के पेपर्स में आईयूपीएसी का नेम अक्सर करके पूछा जाता है, तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, कि आप पूरा टाइम वेस्ट करते हैं अपना कि आईयूपीएसी का नाम ही आप प्रैक्टिस करते रहे। अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो ये क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा है, कि कोई कंपाउंड आपका फॉर्मूला लिख दिया और कहा गया इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको एक केमिकल फॉर्मूला दे दिया, उसमें पूछा जा रहा है कि इस यहाँ कार्बन में कितना हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 है, sp3 है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा, इजी क्वेश्चन रहेगा, लेकिन कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करनी हो सकती है। ऑक्सीडेशन नंबर से क्वेश्चन आ सकता है, किरैलिटी एंड एरोमेटिसिटी पे क्वेश्चन आ सकता है, कि किरैलिटी है कि एरोमेटिसिटी है कि नहीं है। फिर आपका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, रेडियो एक्टिविटी भी क्वेश्चन आने चांसेस अच्छे रहते हैं, और रेडियो एक्टिव में कोई मटेरियल कैसे रेडियो एक्टिव होता है, किससे बढ़ता है, किससे हाफ लाइफ पे क्वेश्चन, हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री क्वेश्चन। और लास्ट टॉपिक जो मैं कहूंगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड रिएक्शंस, मतलब ऐसे कई जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनको जो स्पेसिफिक रिएक्शन होते हैं, जो केमिकल सिंथेसिस इन्वॉल्व होते हैं, उनके नाम आपको पता होने चाहिए, और इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंपॉर्टेंट चीज, आपको डीप में नहीं आना है, फिर मैं कहूंगा आपको डीप में नहीं जाना है, आपको ओवरव्यू रखना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप एनसीईआरटी की फिजिक्स और बायोलॉजी उठा लीजिए, और जो आप जब पढ़ते हैं चैप्टर वाइज 11 to 12 में, तो जो ब्लॉक्स बन के आते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओवरव्यू लिखा रहता है, उसको आप एक शुरू से पढ़ना स्टार्ट कीजिए और एंड तक जाइए, ठीक है। तो आपने सारे चैप्टर्स 11th, अब कहेंगे 11 12 कह रहे हैं, जी हाँ, देखिए पेपर जो बनता है वो 11th और 12th स्टैंडर्ड का बनता है। जब 12th स्टैंडर्ड हम कहते हैं तो मतलब 12th तक जितना बच्चे को आना चाहिए उतना पेपर में होना चाहिए, तो आपको 11th और 12th दोनों पे ही फोकस करना चाहिए, मेरा थॉट प्रोसेस यही कहता है, क्योंकि नीट के पेपर में भी 11th और 12th दोनों से क्वेश्चन आते हैं, ये बात अलग है 12th से ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि जैसे 12th की आपने उठा लिया, आप 12th में इंटरेस्टेड है, तो आप एनसीईआरटी की फिजिक्स और केमिस्ट्री, यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। फिजिक्स और केमिस्ट्री आप एनसीईआरटी की आप उठा लीजिए, और एनसीईआरटी के उठाने के बाद
जितनी भी चैप्टर्स है शुरू से आखिरी तक, तो बीच में जब चैप्टर स्टार्ट होता है, बीच में जो ब्लॉक्स बने रहते हैं पिंक कलर के, उसमें जो लेटर्स लिखे रहते हैं, जो चीजें लिखी रहती है कॉन्सेप्ट, उसको आप जरूर पढ़ते चले जाइए। और एंड में जो एमसीक्यू दिया रहता है और जो क्वेश्चन दिया रहता है, आप उसको एमसीक्यू तो सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन दिया रहता है उससे कॉन्सेप्ट ड्राइव कर लिए कि हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आए, क्योंकि चांसेस है कि क्वेश्चन वहीं से डायरेक्टली आ जाए। तो इसी तरीके से आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं अगर 80 क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, तो मुश्किल से 10 से 15 न्यूमेरिकल आएंगे, उसमें से 5 ही टफ हो सकते हैं और बाकी इजी रहेंगे, और बाकी ज्यादातर डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन यहां पे रहेंगे। आइए चलते हैं बायोलॉजी की तरफ। तो बायोलॉजी की आपकी अच्छी खासी तैयारी होगी। बॉटनी जोलॉजी में मैं यही कहूंगा 12th स्टैंडर्ड की बॉटनी जोलॉजी एनसीईआरटी उठाइए। एनसीईआरटी में फिर वही कह रहा हूं कि आप जो है, जो बीच में ब्लॉक्स में लिख के आता है इंपॉर्टेंट चीज, और आखिरी में जो एमसीक्यूज रहते हैं उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। नीट का क्वेश्चन पेपर 2021 का और 2020 का, दोनों का एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ के याद कर लेना है, क्योंकि चांसेस है कि उसी के अगल बगल क्वेश्चन आए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, नीट का 2020 और 2021 मैंने प्रैक्टिस कराया है, 2020 का बचा हुआ है। 2020-21 का हर एक क्वेश्चन आपको बॉटनी और जूलॉजी दोनों का एक एक क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि 80 क्वेश्चन से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एटलीस्ट 30-35 क्वेश्चन रिपीट होंगे एकदम सेम उसी तरीके से, ठीक है, उसी तरीके से रिपीट होंगे। और बाकी क्वेश्चन होंगे उसके अगल ही बगल रहेंगे, ज्यादा नहीं बुक करेंगे, आपको 10 क्वेश्चन का वेरिएशन मिलेगा कि नीट से बिल्कुल हटके क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल अलग से आ गया। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, थोड़ा नर्सिंग है तो यहाँ पे डिजीजेस पे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इस पे डिजीजेस पे क्वेश्चन, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पे क्वेश्चन आने की चांसेस ज्यादा रहती है। इसलिए खूब ढेर सारे एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, डिटेल में नहीं पढ़ना। फिर मैं कह रहा हूं कोई भी सब्जेक्ट आप डिटेल में मत पढ़िए प्लीज। नर्सिंग का पेपर आप दे रहे हैं, नीट का पेपर आप नहीं दे रहे हैं, आपने, आपके पास मल्टीपल यहाँ पे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, आप सब डीप में पढ़ेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे। आपको लास्ट मिनट प्रिपरेशन करनी है। आपको फिर अब आप, मैं कंक्लूड कर दे रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ना है, कहीं से नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़िए, सारे चैप्टर्स के बीच में जो ब्लॉक लिखे हुए हैं उनको पढ़ते चले जाइए, और उनके एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए। एक रफ पेपर ले लीजिए, उस रफ पेपर में इंपॉर्टेंट चीजें लिखते चले जाइए। जैसे आपको 5-6 पन्ने का अगर रफ नोट्स हो बन जाएगा, तो आप इसे बाद में एग्जामिनेशन जाने से पहले बस उसको पॉइंट वाइज रिकॉल करना है, आपको कॉन्सेप्ट नहीं लिखना है, आप पॉइंट लिखते चले जाइए जो आपने नोट करते चले गए वो ब्लॉक से, ठीक है। और आपको डीप में कभी नहीं पढ़ना है, डीप में क्वेश्चन आ जाए तो आपसे छोड़ दीजिए। आपको जो है वहां टॉप करने का ऑब्जेक्टिव से नहीं जाना है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज करना है। तो आपको पहला ऑब्जेक्टिव आपका क्वालिफाई होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए कि आपको वहां पे अच्छे मार्क्स लाके गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, ठीक है। डीप में पढ़ाई नहीं करनी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की ओवरव्यू पढ़िए, एनसीईआरटी से पढ़िए। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, नर्सिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। नर्सिंग एप्टीट्यूड याद रखिए, नर्सिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन आने हैं, बहुत मेजर एरिया है और ईजी भी है ये, याद रखिएगा, इजी एरिया है। अब ये जो सिलेबस आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सिलेबस उत्तराखंड का था, उत्तराखंड का पेपर अभी हुआ है, वो हम आपको सॉल्व कराएंगे बहुत जल्दी, आज या कल में, ठीक है। तो अब ये नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस था, इसने डिफाइन कर दिया क्या सिलेबस हो सकता है। ये जो सातों के सातों टॉपिक है, ये सारे वीडियोस मैंने इसके बनाए, देखिए ऊपर लिंक पे डिस्क्रिप्शन आ रहा है, आप वहां पे क्लिक कीजिए। जितनी सीरीज है अभी तक के सारे नर्सिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चंस मैंने इस सभी सीरीज से कवर किए हैं, ठीक है। और इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये स्कोर करने के मैक्सिमम चांसेस, मैं एक्सपेक्ट करता हूं अगर आपने मेरी सीरीज देखी है तो आप जरूर से 40 में से एटलीस्ट 35 क्वेश्चंस आप सही करके आएंगे, ठीक है। आप 40 के 40 भी कर सकते हैं, लेकिन 40 में 30 से 35 आप आराम से सही करेंगे, और ये मेजर स्कोर होगा जो आपको क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा। ऊपर लिंक में डिस्क्रिप्शन आ रहा है, वो वीडियो देखिए। और इसमें जनरल कॉन्सेप्ट और स्कोरिंग करने का ये मेजर एरिया नर्सिंग एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस कवर कर रहा है। सारे वीडियोस ऊपर अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ, जनरल नॉलेज। देखिए जनरल नॉलेज ऐसी चीज है, बहुत वास्ट है, ठीक है। अब आपके पास टाइम नहीं इतना कि आप 4 दिन के अंदर सारी जनरल नॉलेज कवर कर लीजिए, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं, अगर आपके पास टाइम है तो उसको कवर कीजिए। इंपॉर्टेंट बुक मैंने एक यहाँ पहले ही बता रखी है, लूसेंट्स की जनरल नॉलेज, या कोई भी जनरल नॉलेज की बुक है, आप उसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जनरल नॉलेज के, देखिए वो कोविड-19 है। कोविड-19 की डिजीज कैसे स्प्रेड होती है, क्या होता है उसमें, ये बायोलॉजी। देखिए अब देखिए कोविड-19 जब क्वेश्चन आएगा तो डिजीज का क्वेश्चन है, डिजीज और वैक्सीन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस डिजीज और वैक्सीन का क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी आ सकता है, बायोलॉजी में भी आ सकता है, और साथ साथ जीके में भी आ सकता है, ठीक है। तो कोविड के क्वेश्चन में कहता हूं 40 क्वेश्चन जो बायोलॉजी के आने हैं, 40 क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड, 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के। 100 क्वेश्चन में अच्छा खासा पोर्शन कोविड-19 डिजीज कवर करेगा, और वैक्सीन। अब इसका स्पेसिफिक वीडियो मैंने कोविड-19 पे, कोरोना वायरस पे, और वैक्सीन का अलग से 2 वीडियो मैंने जीके का डाला हुआ है, देखिए लिंक पे ऊपर डिस्क्रिप्शन आ रहा है, आप क्लिक कीजिए, वहां पे कोरोना वायरस वाला और वैक्सीन वाला वीडियो जरूर से याद कर लीजिए। अब आप वीडियो जब पढ़ते हैं, मैं तो एक्सप्लेन करता हूं पूरा टॉपिक, ठीक है। आप उसके नोट्स बना लिया कीजिए, आप एक रफ पेपर लीजिए और या एक फेयर कॉपी लीजिए, उसमें पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते चले जाइए वीडियो में, ठीक है। आप जब नोट कर लेंगे तो एग्जामिनेशन के पहले आपको ऊपर से रिवाइज करना होगा। दूसरा, ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स। ओलंपिक्स हुआ है टोक्यो में,
ओलंपिक से जो मेजर रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, चोपड़ा जी जिन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। पैरालंपिक्स जो थोड़ा फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए होता है, तो ये भी क्वेश्चन आने की चांसेस अच्छी खासी रहती हैं। लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आई हैं। नर्सिंग का जीके, देखिए नर्सिंग के जीके पे भी मैंने एक्सक्लूसिव वीडियो बना हुआ है, ऊपर लिंक पे है। ओलंपिक्स पे भी मेरा बना हुआ है, ठीक है, मैं सभी चीजें इसी साथ डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट डेज एंड सेलिब्रेशन, अब डेज बहुत से होते हैं, सब आप याद नहीं कर सकते। फिर मैं कहूंगा जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन है, बहुत डीप नहीं जाना है। कुछ जो आपको सामने मिल रहा है इंपॉर्टेंट डेज, और मैंने उसकी वीडियो बना रखे हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। फ्रीडम फाइटर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन, ये एक जनरल क्वेश्चन है, बहुत आता है, आपका एक जनरल कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और बात करें 1857 का, जो 1857 का जो गदर हुआ था 1980s में, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी 1947 में, भारत को आजादी मिली, इसमें जो मेजर मेजर लोग हैं उनकी जो बुक्स हैं वो इंपॉर्टेंट होती है। एंशिएंट हिस्ट्री में आप, मैं बता दूं, इसमें से एक या दो क्वेश्चन शायद ही आए, गुप्ता मौर्य एम्पायर या सिविलाइजेशन के ऊपर आ सकता है, तो इसे आप पढ़िएगा नहीं। अगर आप ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपके पास अब नहीं टाइम है कि आप इतना डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर इंडियन बैंकिंग पे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मैंने देखा नर्सिंग में इंडियन बैंकिंग में अच्छे क्वेश्चन आता है। इसका मैंने सीरीज अलग से बनाई, देखिए ऊपर लिंक पे डिस्क्रिप्शन जाएंगे तो किसी सीरीज में आपको मिलेगा जहां पे मैंने बैंकिंग के स्पेसिफिक क्वेश्चन वहां पे मैंने बनाए हैं, कब आरबीआई और करेंसी सबका सब कुछ आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा, लॉ कैसे पास होता है, बिल क्या होता है, जुडिशरी क्या होता है, इसके जो जनरल क्वेश्चन है ये भी आते हैं, अच्छी चांसेस है। इसका वीडियो भी ऊपर अवेलेबल है। रिवर, डैम्स एंड मॉन्यूमेंट्स, अब ये आ सकता है, जैसे अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू बना हुआ है, ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। और लास्ट में कहूंगा करंट अफेयर्स तो इंपॉर्टेंट होता है ये। और इंडिया का जो कोलैबोरेशन चल रहा है वेरियस कंट्री से, जो ब्रिक्स बना हुआ है, जो सम्मेलन होता है, जो क्वाड बना हुआ है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आने। अब ये करंट अफेयर जब भी आप पढ़ेगा, एक चीज मैं बता दूंगा आपको, बहुत क्लियर कर दूं, करंट अफेयर्स कभी भी 2 महीने का नहीं आता, ठीक है। जैसे अभी अभी चल रहा है, दिसंबर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि 15 अक्टूबर के बाद करंट अफेयर आएगा, उसके पहले नॉर्मली पेपर जो है वो आप सितंबर तक कवर कीजिए। सितंबर तक का जो करंट अफेयर है, जो अक्टूबर मिड तक का, बस यही करंट अफेयर है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप न्यूज़पेपर उठा रहे हैं, कल की न्यूज आप पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं करंट अफेयर में आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इधर 15-20 दिन की न्यूज, आपकी 30 डेज की न्यूज आनी ही नहीं है करंट अफेयर में, उसके पहले की आएगी। इसके वीडियोस मैंने ऊपर बना रखे हैं, तो जीके के जो मैंने वीडियो बना रखे हैं उसके भी आप नोट्स बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे खासे कवर होंगे। बाकी आप खुद भी पढ़ते रहते हैं, क्योंकि कोई हर चीजें क्लासेस में कवर नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश। इंग्लिश के देखिए 20 क्वेश्चन आने हैं, फिर आपको बहुत फोकस नहीं करना है। इंग्लिश में आपको मैंने बुक बता रखी थी, आपके पास जो भी बुक है उससे आप पढ़िए, ठीक है। जो जनरल क्वेश्चन है, फिल द ब्लैंक्स बहुत आते हैं, उसमें कहते हैं राइट वर्ड भरिए सेंटेंस फिल करके, या टेंस फॉर्म में आ जाता है कि वॉकिंग है, कि वॉकड है, कि वॉक अवे है, इस तरीके के सेंटेंसेस, टेंसेस और वर्ड के फिल में फिल द ब्लैंक्स जरूर आते हैं। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सिमिलर वर्ड और डिसिमिलर, मतलब समानांतर और विरोधाभासी, सिनोनिम एंटोनिम, ये भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसी के साथ स्पेलिंग बहुत आती है, लिख दिया कम्युनिकेबल, लिख दिया आपका मैनेजमेंट, अब उसकी स्पेलिंग लिखिए कि इसमें से कौन सी सही स्पेलिंग है, ये आपको चेक कर लेना चाहिए। वन वर्ड सेंटेंसेस आ जाते हैं, जैसे लगते हैं कि कोई आदमी ये कार्य करता है तो वो क्या कहलाता है, कारपेंटर कहलाता है, गार्डनर कहलाता है, मशीनरी कहलाता है, इस तरीके के क्वेश्चन आने की चांसेस रहती है। सीक्वेंस ऑफ वर्ड, मतलब सेंटेंस लिख दिया, उसको ब्रेक कर दिया, ए बी सी डी, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए ऊपर लिंक में मैं फिर आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, जैसे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहा था और कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्लिक करिए, उसको पढ़ लीजिए, ऐसे से वैसे क्वेश्चन आने की चांसेस रहेंगी। फिर क्योंकि क्योंकि 20 क्वेश्चन है, तो हो सकता है डायरेक्ट यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन आ जाए और वहीं से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाए। हो सकता है कॉम्प्रीहेंशन नहीं भी आए, और हो सकता है कॉम्प्रीहेंशन आए। अगर कॉम्प्रीहेंशन आता है तो सिनोनिम, एंटोनिम, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वर्ड सेंटेंस, सब कॉम्प्रीहेंशन से डायरेक्ट आ जाएंगे। अगर कॉम्प्रीहेंशन नहीं आएगा तो आपका फिल इन दी ब्लैंक, सिनोनिम, एंटोनिम, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वर्ड सेंटेंस एक ही क्वेश्चन में आ जाएगा, अलग अलग करते हुए, कॉम्प्रीहेंशन के फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट। अब मैंने एक बीएससी नर्सिंग की बुक भी प्रपोज की थी, कई लोगों ने परचेज किया है, जिन्होंने नहीं परचेज किया कोई जरूरत नहीं है, कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, आप उससे भी ओवरऑल व्यू देख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, ये मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि अब आप 4 दिन में आपको क्या करना है, ठीक है। 4 दिन में आपको क्या करना है, 5 दिसंबर को पेपर है, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, अब आप नोट्स नहीं पढ़ सकते। अब ये करना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी से पढ़ना है। एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, सारा 11th 12th के चैप्टर्स उठा लीजिए, और बुक से डायरेक्टली वो ब्लॉक्स में जो बीच बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे रहते हैं उनके नोट्स बनाते चले जाइए। नहीं बना पा रहे, टाइम नहीं है, आप पढ़ते चले जाइए, अपने दिमाग में उसको स्टोर करते जाइए, उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। बायोलॉजी में नीट 2020-2021 का पेपर जरूर से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, उत्तराखंड का हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो मैंने सीरीज बनाई है, मुझे लगता है काफी हद तक सफिशिएंट है, उसको अच्छे से आप उसके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। बाकी को वीडियो में लॉन्च कर दूंगा। जीके आपको जो पढ़ना है, जो मैंने टॉपिक्स जो जीके सीरीज में कवर किए वो भी अच्छे खासे हैं, उसको जरूर से पढ़ लीजिए, काफी हद तक सफिशिएंट है। बाकी अपनी तैयारी आप खुद करते रहते हैं। इंग्लिश में भी मैंने बताया, इंग्लिश की कोई तैयारी नहीं होती, इंग्लिश एक जनरल आपका परसेप्शन है, समझने की कोशिश की है क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराने की कोशिश भी की है।
वीडियोस वहां भी पढ़े, उससे भी आप तैयारी कर सकते हो। आपके पास 4 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके और इंग्लिश है। 6 दिन की ये जो 4 दिन की मैंने स्ट्रेटजी बताई है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें आपको डीप में बिल्कुल नहीं जाना है, डीप में बिल्कुल नहीं जाना है, सब कुछ ओवरव्यू पढ़ना है। आपके दिमाग में बस चीजें होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें होती है। पैनिक बिल्कुल नहीं लेना है, नर्वसनेस बिल्कुल नहीं लेनी, रिलैक्स होकर लेना है। आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रहे हैं, अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखिए। अगले वीडियो से हम बहुत जल्दी आ रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन लेके कैसे प्रिपरेशन करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे। हम ये नहीं कहते जो हम पढ़ा रहे हैं वही क्वेश्चन पेपर आएगा, ना ही कोई क्लेम कर सकता है, ना ही वो आता है कभी भी। हम ये जानते हैं कि क्या उन्होंने सिलेबस प्रपोज किया, उससे हम कोशिश करते हैं वो टॉपिक्स कवर करें जो एग्जामिनेशन में आते हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं जो हम पढ़ाते हैं वो क्वेश्चन उस टाइप के आए, आप जो पढ़े उस टाइप के क्वेश्चन वहां पे आए। तो बने रहिए हमारे चैनल साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एबीवीएमयू सेट एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली। थैंक यू वेरी मच।